Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Civil Services. Guys, today I will discuss the series of question answer of the ancient history and आज का जो टॉपिक हमारा है वो है प्री हिस्टोरिक पीरियड। टॉपिक हमारा क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। और इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपसे शेयर करना चाहूँगा कि भारत का ये एकमात्र एक ऐसा संस्थान है जो कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ आपको आईएएस और पीसीएस की तैयारी भी कराता है। ओके, यानी कि आप कॉलेज भी करते रहेंगे और कॉलेज के साथ साथ आपकी आईएएस और पीसीएस की तैयारी भी चलती रहेगी। और आईएएस पीसीएस के साथ साथ बच्चों गवर्नमेंट एग्जाम लाइक एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ, जितने भी एग्जाम्स है गवर्नमेंट के, उन सभी की तैयारी भी आपको इसी के अंदर हो जाएगी। ओके बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं अब आपका सेशन। और बच्चों ध्यान रखिएगा, ये मेरा सेकंड पार्ट है। इसका एक पार्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं और आज इसका सेकंड पार्ट है प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल का। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने नवपाषाण के उपकरण की खोज की? पहला है ए जॉन वास, बी डॉक्टर प्रिमरोज, सी डॉक्टर किन्स, डी वाकरनगर महोदय। ओके बच्चों ध्यान रखिएगा, नवपाषाण के उपकरण यानी कि उपकरण कैसे होते थे? ये पाषाण के उपकरण होते थे। और ये जो नवपाषाण काल है ये प्रागैतिहासिक काल का तीसरा चरण है। सबसे पहले कौन सा होता था? पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। और ये जो नवपाषाण का जो उपकरण है भारत में इसकी खोज डॉक्टर प्रिमरोज के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर प्रिमरोज के द्वारा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट दूसरा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रथम मानवीय आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त हुए? किसके? मानवीय आक्रमण के। ए बागोर, बी सराय नहरराय, सी इथनोरा, डी मेहदा। यानी कि आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि वो कौन सा भारतीय स्थल है जहां से प्रथम मानवीय आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त हुए। ओके, यानी कि इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रथम हत्या के साक्ष्य प्राप्त हुए। ओके, यानी कि कंपटीशन में आपको कैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या तो कह सकते हैं मानवीय आक्रमण या कह सकते हैं कि कहां से हत्या के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो बच्चों इसका आंसर है सराय नहरराय। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। चलिए इसके साथ साथ जो अदर ऑप्शन है उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है बागोर। बच्चों ये जो बागोर है ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। और यहां से क्या प्राप्त हुआ है? यहां से पशुपालन का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, प्लस यहां से घर बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्या बनाने का? घर बनाने का। यानी कि मध्य पाषाण काल का यह स्थल है जहां से प्रथम बार किसी घर बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहां से? बागोर से। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हमारा तो बी है, सराय नहरराय। लेकिन ऑप्शंस को भी क्लियर कर रहा हूं ताकि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको आगे आने वाले एग्जाम में सपोर्ट करें। क्योंकि ध्यान रखिएगा, चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे किसी पीसीएस की बात करें या किसी कंपटीशन की बात करें, तो वहां पे टॉपिक रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। तो यानी कि ऑप्शन जो होते हैं रिपीट हो सकते हैं। तो यानी कि इसके आंसर से आपको क्या फायदा होगा? आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। सेकंड, जैसे इथनोरा। ये जो इथनोरा जो स्थल है ये भी प्राचीन काल का बहुत प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से मानव जाति का प्रथम मानव कंकाल मीन्स मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इथनोरा से मानव खोपड़ी, जो कि सबसे प्राचीनतम मानी जाती है, कहां से प्राप्त हुई है? इथनोरा से। और इथनोरा से मानव खोपड़ी के साथ साथ हाथी का भी जीवाश्म प्राप्त हुआ है। हाथी का भी जीवाश्म प्राप्त हुआ है। और ये वाला प्रश्न बच्चों एक बार यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है। क्लियर है? यानी कि इस प्रश्न का निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रथम मानवीय आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त हुए? उत्तर क्या हो जाएगा? बी। लेकिन अदर भी आपको जानना आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था? ए गेहूं, बी जौ, सी चावल, डी बाजरा। यानी कि मानव के द्वारा किस अनाज का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, ये बात हम लोग विश्व स्तर पे कर रहे हैं, भारतीय स्तर पर नहीं, विश्व स्तर पर। तो ध्यान रखिए बच्चों, इसका उत्तर है बी जौ। जो वो अनाज है जिसका मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ओके, और इसके विकास कहां से प्राप्त हुए बच्चों? ध्यान रखिएगा, ईरान से। हो सकता है कि अगला प्रश्न ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस स्थान से विश्व में जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए प्राचीनतम स्थान कौन सा आ जाएगा? ईरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किस स्थल से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये बच्चों संबंधित है भारत से। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थल से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? पहला है ए कोल्डी हवा, बी मेहरगढ़, सी रोपड़, डी भीमबेटका। ओके, तो बच्चों इसका जो आंसर है हमारा वो है मेहरगढ़। ये किस काल का है? ये नवपाषाण काल का स्थल है। किस काल का है बच्चों? ये नवपाषाण काल का स्थल है और यहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। और इसी मेहरगढ़ को, ये मेहर कहां पर है? बलूचिस्तान में, जो कि इस समय पाकिस्तान का पार्ट है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको रोटी का टोकरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोटी का टोकरा भी कहा जाता है। इससे संबंधित एक तथ्य जान लीजिए बच्चों। नवीनतम शोध के आधार पे उत्तर प्रदेश में एक स्थान मिला है जिसका नाम है लहुरा देव। अब देखिए, ये रिसेंट डिस्कवरी है। अभी तक हम लोग क्या मानते थे कि भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। लेकिन बच्चों अगर ये भी आ जाए कि भारत में प्राचीनतम इससे और कहां प्राप्त हुए, तो उत्तर ये भी हो सकता है। अगर ऑप्शन आपके पास ये आता है, ये उत्तर प्रदेश का है लहुरा देव। ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन मेहरगढ़ नहीं है तो आंसर हम लोग क्या मारेंगे? लहुरा देव। और अगर मेहरगढ़ भी है और लहुरा देव भी है तो भारत का कौन सा स्थल माना जाएगा? लहुरा देव। क्लियर बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और इसमें एक देखते हैं कोल्डी हवा, इसको भी समझते हैं। यह भी स्थल कहां से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। और कोल्डी हवा से भारत का चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। किसका प्राप्त होता है? चावल का। ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से भारत के किस स्थल से चावल के प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कोल्डी हवा। ओके, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए अजंता, बी एलोरा, सी अमरावती, डी भीमबेटका। चलिए बच्चों इसका उत्तर सोच के बताइएगा। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए प्रागैतिहासिक चित्रकला कौन सा प्रसिद्ध है बच्चों? इसका उत्तर है भीमबेटका। ये कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, भोपाल के निकट मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये किस काल का है बच्चों? यहां जो चित्रकला का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो माना जाता है उच्च पुरापाषाण काल का। ओके, यहां पे कई सारी गुफाएं और कई गुफाओं में चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी कि जो उच्च पुरापाषाण काल के जो मानव थे उन्होंने अपनी मानवीय संवेदनाओं को प्रस्तुत करने के लिए चित्रकला का माध्यम का प्रयोग किया गया। ओके, इसको मैं पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कैसे अपने आप को वो प्रस्तुत करते थे। एक देख सकते हैं, देखिएगा ये जानवर के ऊपर सवार है, ठीक है। इनके हाथ में ये हथियार भी है, ये अग्नि का है ये। यानी कि अपने जो उस समय का वो जीवन जो व्यतीत करते थे वो लोग, उन्होंने क्या माध्यम से देखा? उन्होंने चित्रकला। यानी कि चित्रकला के माध्यम से उन्होंने अपने मानवीय संवेदनाओं को प्रस्तुत करना आरंभ, यानी कि दर्शाना आरंभ किया। और ऐसे बच्चों बहुत सारे चित्र मिले हैं, गुफाओं में बहुत चित्र मिले हैं।
और उन्हीं चित्रों के माध्यम से जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने ये निष्कर्ष निकालना आरंभ किया कि मानव, उस काल का मानव किस तरीके से अपने जीवन यापन करता था। ओके, चलिए, यानी कि उस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? भीमबेटका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के साक्ष्य प्राप्त हुए? यानी कि वो कौन सा स्थल है जहां से मानव के शव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ओके, पहला है ए मांडा, बी बुर्जहोम, सी चिरान, डी मास्की। ओके बच्चों, इसका उत्तर है बी बुर्जहोम। ये बुर्जहोम कहां स्थित है बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। ये भी नवपाषाण का स्थल है। यहां से मानव कंकाल के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ क्या है? कुत्ता कैसा था? पालतू जानवर था। ओके, और ये भी याद रखिएगा, मानव के द्वारा सर्वप्रथम जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वो जानवर कौन सा है? कुत्ता। क्लियर है? इसके साथ साथ जो अदर स्थल है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे ए में मांडा है। ये मांडा जो है किससे संबंधित है बच्चों? ये हड़प्पा काल से संबंधित है। और ये हड़प्पा काल का यानी कि मांडा जो है ये भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। और ये जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर में हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है? उत्तरी स्थल। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता में क्या है? जो हड़प्पा सभ्यता जो नगर था इसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा था, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। और इसमें विद्वानों ने क्या किया? विद्वानों ने कहा कि इनका आखिरी सीमा कौन सी है? तो उत्तर में है मांडा, जो कि कहां पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये नॉर्थ है। उत्तर साउथ में है दैमाबाद। ये आपकी हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणी सीमा है। उत्तर पूरब में है आलमगीर, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के पास, मेरठ के पास आलमगीर। और पश्चिम में है सुतका गेंडोर, जो कि दास्क नदी पर है। ये पश्चिमी स्थल है, ये पूर्वी स्थल है, और ये दक्षिणी स्थल है, ये उत्तरी स्थल है। ओके, यानी कि मांडा क्या है? मांडा उत्तरी स्थल माना जाता है। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। चलिए, ओके, आगे देखते हैं। मास्की को भी समझिएगा, ये आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। मास्की यानी कि मास्की में एक अभिलेख मिला था जिससे जो मौर्य शासक अशोक हैं उनका व्यक्तिगत नाम प्राप्त होता है। कहां से? मास्की अभिलेख से। नेक्स्ट प्रश्न है, ये देखिए, ये आप पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मानव के साथ एक कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। कहां से? बुर्जहोम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था? ए सर जॉन लोबाक, बी सर जॉन मार्शल, सी जेम्स मिल, डी व्हीलर। यानी कि नियोलिथिक क्या बच्चों? नियोलिथिक किसको कहा जाता है? नियोलिथिक आता है नवपाषाण काल के लिए। किसके लिए आता है ये? नवपाषाण काल के लिए आता है। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लोबाक के द्वारा किया गया था। किसमें? उनकी अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका में। किसने किया था? सर जॉन लोबाक ने। ओके, यानी कि जो नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज की जो बात करते हैं, वो जो नियोलिथिक वर्ड था, जो शब्द था, सबसे पहले किसने यूज किया था? सर जॉन लोबाक ने। किसमें किया था? अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका में किया था। ओके, इसके साथ साथ जो अदर नेम है सर जॉन मार्शल, ये किससे संबंधित है बच्चों? ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। व्हीलर महोदय, ये भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, जहां जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को नाम दिया था हड़प्पा सभ्यता। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने, लेकिन किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के। और यही जॉन मार्शल विद्वान हैं जिन्होंने की हड़प्पा सभ्यता का नाम
हड़प्पा सभ्यता दिया था। व्हीलर महोदय ये भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए आर्यों के आक्रमण को प्रमुख कारण माना था। यानी व्हीलर महोदय ने कहा था कि आर्यों के आक्रमण के कारण ही ये हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। यानी कि इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए जॉन लुबाक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस स्थल से कपड़े बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? यानी कि मानव ने सर्वप्रथम जब कपड़े बनाना आरंभ किया तो उसका साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है? तो ए है भीमबेटका, बी है उतनूर, सी है पेयमपल्ली और डी है ए और बी दोनों। सॉरी, इसमें बी एंड सी दोनों हो जाएगा। यानी कि इसका उत्तर ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर है बी एंड सी, डी उत्तर हो जाएगा। उतनूर और पेयमपल्ली। उतनूर कहां पर है बच्चों? आंध्र प्रदेश में है। और पेयमपल्ली कहां पर है? पेयमपल्ली है तमिलनाडु में। इन दोनों स्थल से मानव के द्वारा कपड़े बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। यानी कि मानव ने जब कपड़ा बनाना आरंभ किया अपने वस्त्र के रूप में पहनने के लिए तो उसका साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? उतनूर और पेयमपल्ली से प्राप्त होता है। ये दोनों कहां पर है? दक्षिण भारत में है। उतनूर जहां आंध्र प्रदेश से संबंधित है, वहीं पेयमपल्ली तमिलनाडु में। क्लियर है बच्चों? चलिए, इसका उत्तर डी हो जाएगा, बी एंड सी दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ताम्र पाषाण स्थल से सभी प्रकार के अनाजों के साक्ष्य प्राप्त हुए? ए है दैमाबाद, बी है इनाम गांव, सी है नवदा टोली, डी है चिरांद। यानी कि ऐसा कौन सा चलिए, यानी कि ऐसा कौन सा स्थल है ताम्रपाषाण का जिससे सभी प्रकार के अनाजों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? उत्तर है बच्चों नवदा टोली। ये कहां पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का एक ताम्रपाषाण काल का स्थल है जहां से सभी प्रकार के अनाजों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्लियर बच्चों? ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना लगातार है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किस स्थल से मातृ देवी की मिट्टी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? यानी कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां से मिट्टी की बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? इन चारों स्थल में से ए है दैमाबाद, बी है इनाम गांव, सी है नवदा टोली, डी है चिरांद। ओके बच्चों, इसका उत्तर भी महाराष्ट्र से संबंधित है और ये महाराष्ट्र का कौन सा स्थल है? बी इनाम गांव। ये कहां पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का स्थल इनाम गांव है जहां से मिट्टी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाण स्थल से तांबे का रथ चलाता हुआ मानव मिला है? ए दैमाबाद, बी इनाम गांव, सी कैथा, डी चिरांद। यानी कि आपको इस प्रश्न में उत्तर देना है कि वो ताम्रपाषाण का कौन सा स्थल है जहां से तांबे का रथ चलाता हुआ मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो बच्चों इसका उत्तर भी महाराष्ट्र से संबंधित है। ये है दैमाबाद। दैमाबाद वो ताम्रपाषाण का स्थल है जहां से तांबे का बना हुआ रथ प्राप्त हुआ है। यहां से गेंडा भी प्राप्त हुआ है तांबे का, यहां से हाथी भी प्राप्त हुआ है। ओके, यानी कि आप कह सकते हैं कि दैमाबाद वो स्थल है। आगे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ताम्रपाषाण काल का या भारत का वो कौन सा ऐसा स्थल है जहां से तांबे के बने हुए हाथी और गेंडे के साक्ष्य प्राप्त हुए। और इसको मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, आप इसको तब अच्छे से समझ सकते हैं। इसका उत्तर दैमाबाद है। देखिए, ये देखिएगा, ये तांबे का बना हुआ है। ये व्यक्ति है जो कि रथ चला रहा है। ये देखिए, ये गेंडा है और ये हाथी है। कुछ लोगों ने इसको बच्चों का खिलौना कहा है। जैसे आज आप देखेंगे गांव में आज भी क्या होता है, मिट्टी के बने खिलौने
या फिर लकड़ी के खिलौने ऐसे आपको बने हुए दिखाई देंगे, जो बच्चे लकड़ी की गाड़ी चलाते हैं बचपन में, जिनके माध्यम से गांव में आज भी बच्चा पैदल चलना किससे सीखता है, उसी लकड़ी की गाड़ी से सीखता है। ओके, यानी कुछ इतिहासकारों ने, कुछ विद्वानों ने कहा है कि हो सकता है ये खिलौना हो, लेकिन इन कलाकृतियों से आप समझ सकते हैं कि वो कितने उत्तम कोटि के तांबे को गलाना भी जानते थे और तांबे की कलाकृति को बनाना भी जानते थे। ओके बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है? ए जॉन मार्शल, बी कनिंघम, सी जेम्स प्रिंसेप, डी रिपन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये पूछा गया है और पूछा जाता रहता है कि निम्नलिखित में से किसको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है? उस व्यक्ति का नाम है कनिंघम महोदय। क्या नाम है? कनिंघम। इन्होंने ही भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग के कार्य को आरंभ किया था और पुरातत्व चीजों की या स्थलों की खुदाई के लिए इन्होंने प्रयास करना आरंभ किया था। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। आप ये भी कह सकते हैं, अगर इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग का निर्माण नहीं किया होता तो आज हम जिस हड़प्पा सभ्यता पर गर्व महसूस करते हैं वो सभ्यता हमको नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि आगे चल करके 1921 में जब जॉन मार्शल उसके निदेशक थे, उन्होंने ही तो हड़प्पा सभ्यता स्थल की खुदाई आरंभ की थी। अब यानी कि अगर कनिंघम महोदय नहीं होते तो आज हो सकता है हमको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि कनिंघम से पहले भी तो हड़प्पा सभ्यता मौजूद थी, लेकिन भारत में किसी के द्वारा प्रयास नहीं किया गया या उनको पता नहीं चला है। ठीक है, इसलिए भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को। इसमें और भी जॉन मार्शल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अदर ऑप्शन में। दूसरी है जेम्स प्रिंसेप। ध्यान रखिएगा, ये वो महोदय हैं जिनके द्वारा 1837 में अशोक के अभिलेख की लिपि को पढ़ने का इनको श्रेय दिया जाता है। किसको? जेम्स प्रिंसेप महोदय को। अशोक के अभिलेख की जो लिपि थी, ब्राह्मी लिपि, उसको पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। 1837 में इन्होंने सफलता प्राप्त की और उन्होंने बताया था कि ये जो अभिलेख लिखे हुए हैं ये किस शासक के हैं। ओके जी। रिपन, ये बच्चों ये भारतीय वायसराय हैं, ये उदारवादी व्यक्ति के थे और इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और क्योंकि इन्होंने भारतीय लोगों के लिए कुछ अच्छे कदम उठाने का प्रयास किया था, इसलिए इनको उदारवादी भी कहा जाता है, रिपन, लॉर्ड रिपन महोदय को। ओके, चलिए तो बच्चों ये हमारा आज का सीरीज के सेकंड पार्ट था, जिसमें मैंने आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में जितने प्रश्न आए हैं या आ सकते हैं उनकी चर्चा की थी। आगे इसी सीरीज को बढ़ाते हुए अगले टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। और बच्चों ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से कई सीरीज आपके लिए लगातार आपको मिलती रहेंगी। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।